दलित नोट पावर पर आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम चंद्रभान प्रसाद है। हम कोल्हू खोर गांव में हैं। आजमगढ़ जिले में ये पड़ता है। करीब कितना किलोमीटर दूर? 17 किलोमीटर। हाँ, 20 किलोमीटर। आजमगढ़ से 20 किलोमीटर पूरब पड़ेगा। और हमारे बीच इसी गांव के एक सीनियर सिटीजन सुभाष मौर्य हैं, जो जिनके पास ठीक ठाक जमीन है। मौर्य समाज अति पिछड़े वर्गों में आता है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिटायर हुए हैं। डिप्लोमा में इन्होंने एजुकेशन लिया है, डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से। इनका एक बेटा स्टील प्लांट में नौकरी करता है, एक बेटा यहीं जहानागंज बाजार में बिजनेस करता है। आपका स्वागत है सुभाष मौर्य साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप दलित नहीं हैं, आप बाबू साहब ठाकुर साहब भी नहीं हैं। तो आपसे कुछ मैं बात करना चाहूँगा कि पुराने ज़माने और आज के ज़माने में कितना फ़र्क आ गया है? बहुत काफ़ी अंतर है सर। दोनों में बहुत काफ़ी अंतर है। मेरे बुजुर्ग बताते हैं कि पहले ये लोग जो है किसी से, जैसे किसी भी हलवाहे को, किसी मजदूर को बुलाना हो तो उसको गाली देकर के बुलाते थे। कौन? ये बाबू साहब लोग, बाबू जमींदार लोग। और बैकवर्ड कास्ट से जो थे, बैकवर्ड के लोग जैसे यादव हुए, मौर्य हुए, चौहान हुए, इनसे ये लोग एक बार हरी लेते थे। हरी का मतलब ये है कि अपना हल बैल लेकर के जाते थे, फ्री ऑफ कास्ट इनके खेतों में दोपहर तक अपने खुद हल चलाते। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक उस समय ऐसी प्रैक्टिस थी कि इनके खुद जो जमींदार थे या लैंडलॉर्ड थे जी, खुद ज़्यादा बैल रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जनता से कहते थे हाँ, कि अपना बैल और हल लेकर आओ और खुद जोतो मेरे खेत पर। और हमारे पूर्वज जो है जाकर के इसका नाम क्या था? हरी कहते थे कि हरी देना, हल मतलब हल फ्री में हल लेके आना। हाँ, फ्री में हल बैल लेकर के जाना है और अपने घर से नाश्ता ला करके करना पड़ता है। अच्छा, जैसे हमारे पिताजी किसी के खेत में ले गए, किसी बाबू साहब के, और अपना हल बैल लेकर के गए, उसके खेत की जुताई कर रहे हैं, खुद जोतते थे। तो हमारी माँ वगैरह या घर के कोई भी हो, भाई हो, कोई भी हो, उनको नाश्ता लेकर के अपने घर से जाते थे। ये सब जबरदस्ती करना पड़ता था? जी, ये तो इनकी प्रथा थी ना, ये तो इनकी हुकूमत थी। इस हुकूमत को मानना पड़ता था। वो तो चलिए ठीक है, किसी दलित से अगर ये हल चलवाते थे तो उसको तो मजदूरी भी देते थे, नाश्ता भी देते थे। लेकिन हमारे पूर्वजों से को अपने घर का नाश्ता करना पड़ता था और इनको कुछ मजदूरी नहीं मिलती थी और अपना खुद का हल बैल लेकर के जाना पड़ता, बेगारी करनी पड़ती। अच्छा, ये बताइए मौर्य साहब की जो बाबू साहब लोग आते थे, इन लोगों का घर इस सड़क से पश्चिम है जी, और कोई अपने मजदूर को बुलाना है, लेट हो गया, मजदूर आया नहीं, तो गांव के अंदर जाके बुलाते थे और सड़क से ही बुलाते थे? बाहर से ही सर, ये उस मजदूर का नाम ले करके और उसको गाली देते हुए बुलाते थे। कोई एक्टिंग करके बताइए, जैसे किसी को बुलाना हो, अगर उसका नाम जो है रामलाल है, अबे रामलालवा इधर आप, जल्दी आप, लेट होता है, ये इस तरह से बुलाते थे। और उसको माँ बहन की भी गाली दे देते थे। तो ये तो जबरदस्ती वाला सिस्टम था। तो इस तरह से पहले की प्रथाएं थीं। लेकिन आज के डेट में किसी की हिम्मत नहीं रह गई है कि रे करके शब्द से बुला दे। अच्छा, मतलब इनके बच्चों को भी, इनके औरतों को भी, बच्चियों को भी, किसी को भी आज जो है कोई इस तरह से नहीं किसी का दिल गवाही करता है कि हम चल करके उसको रे कह दें। मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि ये जो चमार बस्ती है, पासी बस्ती है जी, इसके अंदर पूर्व जमींदार जो हैं, ये लोग बस्ती में आके किसी को गाली दे करके ही बात करते थे।
अब जो है संभव नहीं है। नहीं नहीं, अब तो संभव नहीं है सर। अभी तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल पहले ही हमारे गांव का एक पासी लड़का अनपढ़ है, पूरे गांव के लोग मिलकर के उसको प्रधान बनाए थे। वो प्रधान था और बड़ा अच्छा उसका व्यवहार भी रहा, गांव में अच्छा डेवलपमेंट का काम किया, गांव के लोग उसको मानते भी हैं। आज वो जो है सबके यहाँ जाता भी है, उसको बड़ी इज्जत होती है। कोई नहीं समझता है कि ये पासी का लड़का है, उसको ले इतना ही जानते हैं कि भाई ये एक समर्थ आदमी है, गांव का प्रधान है और बड़ा सम्मानित है और बड़ी इज्जत करते हैं। हम लोग अगर बड़ी मान लीजिए इज्जत कि करते हैं। इस चमार समाज से के घर किसी के यहाँ शादी है जी और ये जो हरलाल साहब तो खैर इनका बहुत एडवांस हाँ, परिवार इनको है, तो निकाल दी। पर जो बाकी जो माइग्रेंट लेबरर हैं, यानी जिनके यहाँ मजदूर जाके दिल्ली बम्बई में मजदूरी करते हैं, उनके घर भी कुछ पैसा आ गया है, वो शादी पर न्योता दें तो क्या बाबू साहब लोग खाने पर आएंगे? सभी लोग आते हैं। बाबू साहब जो है वो तो खुश होते हैं कि मुझे बुलाए। क्यों, ऐसा क्या? इसलिए कि आज ये समर्थ हैं, आज इनके पास पैसा है, आज इनकी सामर्थ्यता है, जिसकी वजह से चलेंगे तो कुछ खाने के लिए अच्छा मिलेगा, ठीक ठाक मिलेगा। वो उनके यहाँ जाएंगे तो हमें जो कुछ भी खाने के लिए मिलेगा और वो जो है घर पे नहीं मिल पाएगा। आज वो स्थिति है। तो क्या ये बात सही है? मुझे लोग जगह जगह कह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि इस पर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है, कि अगर बाजार में 100 मुर्गे बिकते हैं तो उसमें से चांस इस बात का ज़्यादा है कि ये दलित बस्ती में ज़्यादा मुर्गे जाते हैं। जी ये बात तो है। तो अब बाबू साहब लोगों की धमक कितना % कम हुई है? उनकी धमक जो है कम से कम 80% तो खत्म हो चुकी। पर बहुत सारे लोग जो है ये कह रहे हैं आजकल कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अब तक जो है जो कांग्रेस के टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ है और पार्टियों के टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ है बैकवर्ड और शेड्यूल का, उतना ही बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में उसी रेशियो में माइनस में भी ये लोग गए, बैकवर्ड मतलब और शेड्यूल वाले। ये जो है बीजेपी के 10 साल के शासन में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कास्ट का नुकसान हुआ है, बहुत काफी नुकसान। कहीं आप लोग कांग्रेसी तो नहीं है? नहीं, कांग्रेसी नहीं है। न मैं कांग्रेसी हूँ, न बीजेपी का दुश्मन हूँ और न मैं सपा का आदमी हूँ, न बसपा का आदमी हूँ। लेकिन एक चीज है कि मैं शिक्षा की वजह से इतना तो सोचता हूँ कि कौन क्या किया है, कैसे रहा है, क्या किया है, किस तरह से है। और मैं एक्चुअल में बीजेपी को ही भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ जहाँ तक सच्ची बात कहना है वहाँ कहने से नहीं चूकूंगा कि क्या इससे नुकसान हुआ है। तो आप अगर कोई सवाल ये पूछे आपसे कि हिंदू राष्ट्र से दलित लोगों का फायदा होगा या नुकसान, तो क्या आप कहेंगे? हिंदू राष्ट्र से सर केवल 3-4 जातियां मैं जानता हूं कि सवर्ण हैं, इन्हीं का फायदा होगा, जिसमें खास करके ब्राह्मणों का होगा, उन सवर्णों में। इसके बाद बैकवर्ड का, शेड्यूल का, माइनॉरिटी का या अदर किसी भी धर्म वाले का बहुत भारी नुकसान होगा। ये दलित जो है फिर जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में चले जाएंगे, बैकवर्ड वाले जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में चले जाएंगे। तो उस पोजीशन में जाने का मतलब ये है कि जहां हिंदू राष्ट्र ये कायम हुआ वहां बैकवर्ड में अगर यादव हैं तो दही पहुंचाने का काम करेंगे, अगर कुशवाहा हैं तो वो सब्जी पहुंचाने का काम करेंगे, चौहान हैं तो खेतों में जा कर के अन्न उगाने का काम करेंगे, कुर्मी हैं तो उनके घर में गल्ला पहुंचाने का काम करेंगे या जाने का काम करेंगे। दलित फिर वही हल जोतने पर, मजदूरी करने पर ये स्थिति में आ जाएगी। इसलिए हिंदू राष्ट्र दुर्भाग्य होगी हिंदुस्तान के लिए।
तो इसका मतलब ये है कि दलितों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, खासतौर से सोशल मीडिया पर, जो ये कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले भी रोकें। जिस तरह से बाबा साहब ने अपने प्रोग्राम में बनाया था, उस तरह से कांग्रेस वाले लागू नहीं किए, लेकिन फिर भी बीजेपी की अपेक्षा बहुत अच्छा किए कांग्रेस वाले, कांग्रेसी लोग जी। जिसकी वजह से बैकवर्ड शेड्यूल वाले जो हैं आज कुछ संपन्न हुए। तो अभी ये दलित बस्ती है, उसके आगे पासी लोग हैं, चमार लोग हैं, इधर उधर पासी लोग हैं। अभी इसमें भुखमरी की स्थिति आती है कभी? नहीं, अब नहीं। आपके बचपन में जब प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे, तो क्या अभी आपने कभी ये सुना था कि फलाना शेड्यूल कास्ट के परिवार में हाका हो गया, यानी आज रात को खाना जी, नहीं? जी, बहुत साल जी, बहुत साल। उस परिवार का मुझे नाम नहीं मालूम है। मुझे था जब मेरे घर जो है 4-5 मजदूर गए थे, 4 गए थे, जिसमें वो औरत भी गई थी। तो मैंने उनको जो है नाश्ता वगैरह दे दिया। देने के बाद मैंने कहा भाई थोड़ा सा रह गया है, आप लोग रुक करके इसको निकाल दो। धान निकाल रहे थे, कटाई कर रहे थे। हाँ, नहीं, उसको पुआल से अलग कर रहे थे। अच्छा, छांट रहे थे। हाँ। तो उसमें जो है कोई मजदूर ही औरत कही कि इसके घर में शाम को भी खाना नहीं बनता और ये बगैर खाए कैसे रहता है। मैंने कहा नहीं, मैं जो हूँ खाना अभी तुरंत बनवाता हूँ। और आप 1 घंटे के अंदर अंदर में उनको खाना बनवा करके खिलाया। तो वहाँ पर देखा कि उस जो औरत थी उसके ससुर जो है 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहां पर पहुंच गए। तो जब वो लेकर के गए तो मैं कहा कि भाई ये कौन है, कैसे आए हैं, तो सब बताए। तो बताने के बाद में मैं कहा नहीं, इनको भी खाना पहले खिलाया। उनको भी खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में मैं मजदूरी तो दिया ही दिया, और जानते ही हैं हम लोग जो है कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सब्जी वगैरह थी। तो मैंने सभी मजदूरों को सब्जी दिया, उस औरत को भी सब्जी दिया, ले जा करके बना लेना। लेकिन स्पेशली मजदूरी के बाद उस औरत को मैं 1 किलो चावल और 1 किलो आटा दिया था कि शाम को खाना बना लेना, क्योंकि ये धान लेकर के जा रही हो, कूटोगी बनाओगी तो शाम का नहीं बन पाएगा, और ये तैयार रहेगा तो बना लेना, इसको आराम से। आज क्या स्थिति है? आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो है किसी को चावल दाल रोटी सब्जी न मिले तो चावल दाल मिल जाता है, रोटी सब्जी मिल जाता है, या सब्जी चावल दाल चावल रोटी मिल जाता है। अब पहले की अपेक्षा जो है स्थिति इस तरह की आ गई। तो इस गांव में इस समय 300 घर हैं चमार समाज से। कितने इसमें से मजदूर बाहर निकल गए होंगे अंदाजन? इसमें से करीब 100 ऐसे होंगे, 100-150 लड़के जो है बाहर में जा करके वो अभी कुछ चिनाई का काम करते हैं, कुछ सैनिटरी का काम करते हैं, और कुछ जो है कारपेंटरी का काम करते हैं, कुछ यहाँ तक कि ये फैक्ट्रियों में लड़के जो पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं या इंजीनियरिंग किए हैं, फैक्ट्रियों में सर्विस करते हैं, और कुछ जो है लेबर का काम करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि लगभग 60% जो है वो स्किल्ड वर्कर में आते हैं। केवल 40% ही ऐसे हैं जो लेबर का काम करते हैं, जैसे ईटा गारा देना और किसी मिस्त्री के पास में हेल्परी करना, और ये जो है पल्लेदारी का काम करना मंडियों में। तो पल्लेदारी का जो काम करते हैं वो मंडियों में, वो दोपहर तक तो पल्लेदारी कर लिए, दोपहर के बाद में वहीं से कुछ सब्जी या फल लेकर के फुटपाथ पर जा कर के अपना बेच भी लेते हैं। तो इसलिए कि पहले की अपेक्षा जो है शिक्षा आ गई है, पढ़े लिखे लड़के हैं, कोई इसमें से गया हुआ लड़का BA है, कोई इंटर पास है, कोई हाई स्कूल पास है,
तो वो अपना दिमाग लगा करके थोड़ा सा अपना सब्जी या फल लेकर के फुटपाथ पर बैठ जाता है, तो वहाँ पर भी 100-200 रुपया कमा लेता है। तो मान लीजिए कि दलित बस्ती में जिसके घर सरकारी नौकरी में कोई नहीं है, जी बम्बई हैं, दिल्ली हैं, गाजियाबाद हैं, जी अहमदाबाद, नागपुर जगह मजदूरी करते हैं, उस घर में एक लड़की की शादी मान लीजिए आज है, तो कितना दलित परिवार कितना रुपया खर्च कर देता है शादी में? अच्छा कर लेती है सर, हम्म, अच्छी व्यवस्था कर लेती है। हम्म, हाँ, मुझे लगता है कम से कम जो साधारण तरीके से करता है शादी, हाँ हाँ 3 से 4 लाख रुपया खर्च कर देता है। मौर्य जी का कहना है कि पहले जमाने में आज के जमाने में आसमान पृथ्वी का फर्क है, यही आप भी कह रहे हैं। वही सर, बहुत फर्क है सर। वही बात सच बहुत है, फर्क है। बहुत फर्क। आज तो सर क्या है कि किसी को बहुत रिस्पेक्ट के साथ बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है, और इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मतलब फिर से कहिए। किसी को भी, किसी भी दलित को हाँ। सम्मान के साथ बुलाना पड़ता है, और लोग बुलाते भी हैं। इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है, इसलिए कि मैं भी घूमे हुए हूँ। मैं कम से कम इंडिया का 15 स्टेट घूम आया हूँ। आज जानते ही हैं कि पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट अक्सर ये तो निर्जन एरिया में होता है, पहाड़ी के पास, जंगल के पास में इस तरह से होता है। और मैं ये तो क्रीमी लेयर जो है इंजीनियरिंग का, सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट में ही होता है, तो इनके बीच में मैं रहा हूँ, और इंडिया के लगभग हर ग्रुप के साथ में काम कर चुका हूँ, तो जिससे मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि कहाँ के लोग कैसे होते हैं, किस विचार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, और कितने मेहनती होते हैं, उनकी सोच क्या होती है। तो ये जो एक जमाने के बाबू साहब कहे जाने वाले लोग, अगर उनको अपना खेत अधिया पर देना है जी, और दलित बस्ती में किसी के यहाँ वो आएंगे, तो क्या कैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा खतरा जोतला? नहीं, वो आज के डेट में देखिए अधिया वगैरह का सवाल खत्म हो चुका है। अच्छा। अब जो है, या तो ऐसे देते हैं तो लोग तीसरे हिस्से पे देते हैं कि 2 हिस्सा आप ले लेना, हमारे खेत में वो 2 हिस्सा ले लेना, 1 हिस्सा हमें देना। नहीं तो वो अधिया एक मुहावरा है, मतलब जिसको खेत देते हैं बटाईदारी पर, तो उसके साथ कितना बड़े रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। जैसे ऐसा कि- नहीं कि है रे चल कर दे, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। भाई ये हमारा खेत है, आप 1 बीघा है, 2 बीघा है, चाहे 10 कट्ठा है, आप इसको बो दीजिए, और हम पानी उनी का साधन दे देंगे, कुछ ऐसे व्यवस्था कर देंगे, हमारा ट्यूबवेल है, हम पानी दे देंगे। तब जाकर के वो आदमी किसी तरह से तैयार होता है कि चलो ठीक है भाई, तो वो दे तो देंगे। आपसे आखिरी सवाल, आप चूंकि थर्ड पार्टी हैं, ऐसा क्या कभी हुआ होगा या हो सकता है कि इसी बस्ती का एक दलित नौजवान जो दिल्ली में या अहमदाबाद में काम करता है, गर्मियों में छुट्टी से आया है और ये बाजार में घूम रहा है, उसके कभी बाबू साहब का कोई पोता होता है और टकरा गया, तो दलित बस्ती का जो नौजवान है उसको भी चाय पिला देता है ठाकुर साहब के पोते को? जी बिल्कुल। जैसे कि कोई उदाहरण देके बताइए। अब उदाहरण देकर के क्या सर, मैं अक्सर मेरा आना जाना रहता है, लोगों को जानता हूँ, सब कुछ होता है। जब वो बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, वहाँ पर ये लड़का पहुँच गया, अच्छा भाई ठीक है, मीठा खा लो, समोसा खा लो, चाय पी लो, इतनी वो तो मानवता रखता ही रखता है। अच्छा ये बताएं, ये ठाकुर बस्ती में दलितों के बारे में कभी चर्चा होती है, क्योंकि आप उतरी रहते हैं, तो दलितों के बारे में वो क्या बातें करते हैं? उनकी बातें सर इस तरह की होती हैं कि देखो ये कितने आगे बढ़ गए, किस तरह से कर लिए, जिनके पास झोपड़ी नहीं थी आज ये इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना करके रह रहे हैं, ऐसा कपड़ा पहन रहे हैं, इस तरह से करें। तब जाकर के हम लोगों को ये पता लगा है कि हमारे पहले, जो हम लोगों के होश से पहले जो है, ये लोग किस कंडीशन में रहते होंगे और क्या सोचते थे। लेकिन आज जो है, इन लोगों को तो इस बात की तकलीफ है ही, इसीलिए ये चाहते हैं कि संविधान बदल दिया जाए
और ये पहले वाला शासन आ जाए, ताकि हमारे घर जो है फ्री में मजदूरी करने वाले मिल जाएं। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल, सॉरी मैं आखिरी 2 बार कर चुका। अगर आप पहले कुछ बता रहे थे कि चमार को अगर गुस्सा आ जाए तो क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि इनके खून में ही इतनी काफी ताकत है और इनका खून ही इतना स्ट्रांग है, मजबूत है कि जब ये सोच लीजिए कि जब इतनी कड़ाके की गर्मी में और पानी में, घुटने भर पानी में, जो आदमी दोपहर तक जो है 2 बजे दिन तक हल चला सकता है, जिस दिन ये अपना पुराना इतिहास जान जाएगा कि हमारा शासन था, हम ऐसे राजा थे, इस तरह के प्रतापी राजा थे, तो ये क्या तलवार चलाने में पीछे हटेंगे? आज जो है मुझे ये लगता है कि 90% दलित परिवार के बच्चे केवल भीमा कोरेगांव की स्थिति को नहीं जानते हैं, कहानी को नहीं जानते हैं। अगर ये उसी को जान जाएंगे कि 500 अछूतों ने, हाँ 500 महारों ने, अछूतों ने जो 28,000 पेशवाओं की सेनाओं को काट करके रख दिया, भगा करके रख दिया, जो कि शस्त्र से सुसज्जित थी, तो ये आज उसी इतिहास को ये ध्यान में रख लें तो ये कंट्रोल में आने वाले नहीं है। कहीं इसीलिए तो नहीं अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट बनाया था? बिल्कुल सर, इसी वजह से बनाया था और इसी वजह से जो है वो इनको अपने साथ रख करके उभारना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से, और मेरे समझ में तो ये आता है, अपनी पर्सनल बात करूं, अगर कहीं 100 साल तक अंग्रेज और रह गए होते तो शायद दलित जो है आज आसमान छू जाता। तो ये तो बहुत अजीब बात कर रहे हैं। आपसे मेरा कल ही मुलाकात हुई थी सर। मैंने बहुत पहले कहा था कि अंग्रेज बहुत लेट आए, बहुत जल्दी चले गए। जी, ये बात सही है। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, शांत होकर के सोचेंगे, अकेले सोचेंगे, क्यों कि इनकी शिक्षा अंग्रेजों के ही शासन में चालू है। ज्योतिबा फुले जो है अंग्रेजों के शासन में ही इनकी शिक्षा शुरू किए और अंग्रेजों का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से वो विद्यालय चला दिए, नहीं तो ये चलाने नहीं देते। चलिए, शिक्षा से रोक, ब्रिटिश केम टू लेट, लेफ्ट टू अर्ली है, ये इनका कहना। मौर्य जी का 100 साल तक और रहना चाहिए था अंग्रेजों को, और रह जाते सर। मेरी सोच है, क्यों कि मैं जो हूँ बाबा साहब के 5 पॉइंट को अब जाकर के समझ पाया हूँ, कम से कम 10 साल के अंदर में। 10 साल के बाद सुना तो 10 साल पहले था, लेकिन उसको बहुत हल्के में लेता था। लेकिन मैं अब समझ पाया हूँ कि जो कहे हैं कि अपना इतिहास, पुराना इतिहास जानो, जो अपना पुराना इतिहास जानेगा वही इतिहास रच सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो और ये संगठित हो, शिक्षित करो और संघर्ष करो। इन 5 पॉइंटों को अगर जिस दिन ये ठंडे दिमाग से सोच लेंगे, शांत होकर के सोच लेंगे, बौद्धिस्ट बनकर के सोच लेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से सोच लेंगे, उस दिन जो है ये इनको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, इस बहुत अच्छी बातों के साथ हम ये एपिसोड कंक्लूड करते हैं, और इसको आप शेयर करिए, इसको आप सब्सक्राइब करिए, इसको आप सपोर्ट करिए। और ये हमारा जो सीरीज ईस्टर्न यूपी आजमगढ़ ज़िले में ठंडक बहुत है, जारी रहेगा। और वॉच करने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।